Good afternoon, students. Today we will discuss the second method of FM generation. This method is known as indirect method. This method is known as indirect method or Armstrong method. Today we will discuss indirect method of FM generation or Armstrong method. In previous class, we already discussed about the direct method of FM generation. How can we generate how can we generate FM wave in direct form? We already discussed it in our previous lecture. Now in this lecture, we will discuss how can we generate generation indirectly. Okay, so this one is the डायरेक्ट मेथड दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये हमारा डायरेक्ट मेथड का एक डायग्राम है जो मैंने यहाँ पे शो किया है, जो आप लोगों को रिप्रेजेंट किया है. अच्छा, जब हम ये मेथड पर पढ़ते हैं इनडायरेक्ट मेथड, तो हम ये पहला डाउट तो ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म, है ना. अब बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्ट फॉर्म होता है एफएम जनरेशन का, इसमें किसी भी एफएम सिग्नल को डायरेक्टली जनरेट किया जा सकता है ना. डायरेक्टली जनरेशन मतलब हम वहाँ पे जनरेट करने के लिए एक डिवाइस का यूज़ करते हैं. डायरेक्ट मेथड में हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है वीसीओ. वीसीओ स्टैंड्स फॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है ना. एफएम जनरेट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है वीसीओ, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. इस वीसीओ के थ्रू हम जैसे ही एम्प्टी सिग्नल को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे जैसे इस एम्प्टी सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज आता है, उसके अकॉर्डिंग ये वीसीओ आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज करते जाता है. बात समझ में आई? चेंज किस में हो रहा है? इनपुट में चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड में, लेकिन आउटपुट किस में चेंज हो रहा है? सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है. बात समझ में आई सभी को, है ना. तो जैसे जैसे मैसेज के एम्पलीट्यूड में चेंज होते जाता है, वैसे वैसे अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज होते जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन या वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का. यही वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का काम है. हम लोगों ने पढ़ा है ये सब पिछले लेक्चर में. वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा वीसीओ होता है उसके अंदर दो डिवाइसेस होते हैं, है ना. जो हमारा वीसीओ होता है, इसके अंदर फर्दर दो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. जो हमारा पहला डिवाइस है, जो मैंने ये जैसा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना. तो जो हमारा ये वाला जो पहला डिवाइस है, इस पहले डिवाइस का नाम, इस पहले एलिमेंट का नाम था ऑसिलेटर, है ना. इस पहले एलिमेंट का क्या नाम था? ऑसिलेटर. ठीक है. तो दैट मीन्स ये जो वीसीओ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए? पहला एलिमेंट हुआ ऑसिलेटर, और जो हमारा ये जो सेकंड एलिमेंट हुआ, ये होता है हमारा वैरेक्टर डायोड. कौन सा एलिमेंट होता है? वैरेक्टर डायोड, है ना. तो जब हम एलसी ऑसिलेटर, जब हम लोग ऑसिलेटर और वैरेक्टर डायोड को आपस में कनेक्ट करते हैं, तब हमें मिलता है ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. आप लोग इसको एक बार फिर से यहाँ पे देख सकते हैं. आप लोग एक बार इसको फिर से देख सकते हैं, है ना. आप लोग एक बार फिर से इसको यहाँ पे देख लीजिए. जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारा जो ऊपर में जो भी कनेक्टेड है, ये हमारा है ऑसिलेटर. किस टाइप का ऑसिलेटर है? हार्टले ऑसिलेटर, है ना. ये हमारा हार्टले ऑसिलेटर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये पहला ब्लॉक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे ये जो ऑसिलेटर का ये डायग्राम है, हार्टले ऑसिलेटर, है ना. इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग कह सकते हैं एलसी ऑसिलेटर. व्हाई इट इज नोन एज एलसी ऑसिलेटर? बिकॉज हियर inductor and capacitor are responsible to generate frequency. That's why it is also known as LC oscillator, है ना. ऑसिलेटर का क्या काम होता है? ऑसिलेटर एक डिवाइस है जिसका काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का. ठीक है. तो इसके साथ में हम लोगों को किसे किसे कनेक्ट करना है? इसके साथ में हमें कनेक्ट करना है वैरेक्टर डायोड को. बात समझ में? इसके साथ में हम लोगों को वैरेक्टर डायोड को कनेक्ट करना है ना. इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर लिया, मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लिया, और मैंने यहाँ पे एक वैरेक्टर डायोड लगाया. मैंने यहाँ पे एक वैरेक्टर डायोड लगाया, है ना. ये वैरेक्टर डायोड एक एलिमेंट, और इनपुट सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करेंगे. इनपुट सिग्नल वी विल प्रोवाइड इनपुट सिग्नल फ्रॉम दिस साइड. वी विल प्रोवाइड इनपुट सिग्नल फ्रॉम दिस साइड, है ना. तो अब मैं इसके ऊपर एक एरो का साइन भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इस कैपेसिटर के ऊपर.
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये मैसेज सिग्नल कैसे होता है बेटा, मैसेज सिग्नल हमारा कुछ ऐसा होता है। तो जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे इसका कैपेसिटेंस भी चेंज होता जाएगा। अब अगर ये वाला कैपेसिटेंस चेंज होगा बेटा तो ओवरऑल ये दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल है, इनका भी ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज होगा इसके और इसके कैपेसिटेंस को अगर मैं सी नॉट कहता हूँ और इसके कैपेसिटेंस को अगर मैं सी डैश कहता हूँ, तो डेफिनेटली जो ओवरऑल कैपेसिटेंस, अगर मैं ओवरऑल कैपेसिटेंस को सी टी कहता हूँ तो सी टी इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी डैश इंटू एम टी कह सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। मैंने यहाँ पे एम टी का क्यों यूज़ किया, एम टी का इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि दिस सी टी इज डायरेक्टली टोटली डिपेंडेंट ऑन एम टी। तो जैसे ही एम टी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग ये सी डैश की वैल्यू चेंज होगी और जब ये सी डैश की वैल्यू चेंज होगी तो इसको और इसको मिला के जो ओवरऑल कैपेसिटेंस सी टी बन रहा है वो चेंज होगा। बात समझ में। अब ये जो हमारा L और ये जो हमारा C है, ये जो स्टार्टिंग का इंडक्टेंस और जो सेकंड नंबर में ये जो मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस C नॉट लिखा है, ये जो इंडक्टेंस है और ये जो कैपेसिटेंस है दोनों को मिला के एक फिल्टर बनाया गया है। दिस फिल्टर इज नोन एज LC फिल्टर, LC ऑसिलेटर, है ना। अगर और इस LC ऑसिलेटर का यूज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो जैसे जैसे मैसेज चेंज होगा कैपेसिटेंस चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंज होगा तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। बात समझ में आए। अब हाउ मेनी इंडक्टर्स आर यूज, हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर यूज एंड हाउ इंडक्टर्स आर कनेक्टेड विद कैपेसिटर, इसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे, इसके कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे ऑसिलेटर्स को डिफरेंट नाम दिए गए। बात समझ में आई। इसके बेसिस पे ऑसिलेटर को डिफरेंट नाम दिए गए। जैसे अगर मैं इंडक्टर्स को इस फॉर्म में कनेक्ट करता हूँ और उसके साथ मैं कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो दिस फॉर्म ऑफ ऑसिलेटर इज नोन एज हार्टले ऑसिलेटर। ठीक है। तो जब हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, डायरेक्ट मेथड का जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यूज़ किया है, वहाँ पे हमें एलसी ऑसिलेटर यूज़ करना रहता है और साथ ही साथ हमें एक यूज़ करना होता है वैरेक्टर डायोड। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एफ एम वेव मिल जाती है। एफ एम को हम लोग डब्ल्यू बी एफ एम भी कह सकते हैं, वाइड बैंड एफ एम भी कह सकते हैं, है ना। बात समझ में आई। क्लियर यहाँ तक सभी को। ठीक है। अगर जो भी हमारा आउटपुट में जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो लेस देन 1 है, सो दिस टाइप ऑफ एफ एम इज नोन एज एन बी एफ एम। एंड इफ वी गेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 इन दिस एफ एम, देन दिस टाइप ऑफ एफ एम इज नोन एज डब्ल्यू बी एफ एम। ओके, समझ में आया सभी को। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो एफ एम है वो एन बी एफ एम भी हो सकता है, डब्ल्यू बी एफ एम भी हो सकता है। क्लियर बात सभी को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में किसी को। ठीक है। अच्छा, तो जब हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड अवेलेबल था तब हमें ये इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास डायरेक्ट मेथड अवेलेबल ही था तब हमें इस इनडायरेक्ट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हमने किस टाइप के ऑसिलेटर का यूज़ किया है, वी यूज्ड एलसी ऑसिलेटर, है ना। और जो हमारा एलसी ऑसिलेटर होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है ना। अब ये स्टेबिलिटी टर्म को आप लोग समझिए। स्टेबिलिटी टर्म को आप लोग समझिए बेटा कुछ इस टाइप से कि सपोज मैं एक ऑसिलेटर हूँ, मैं कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूँ, है ना। सपोज मैंने 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट की। ठीक है। तो अगर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है अगर वो हमेशा 1 मेगाहर्ट्ज ही रहे तो मैं कहूँगा कि मैंने स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट किया है। ठीक है। और अगर जो मैंने 1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जनरेट की है उसमें स्लाइटली फ्लक्चुएशन के कारण वो 1.001 मेगाहर्ट्ज़ हो जा रही है या 0.999 मेगाहर्ट्ज़ हो जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया था उस वो स्टेबल नहीं है। बात समझ में आई। तो जो हमारा एलसी ऑसिलेटर होता है उसमें अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है ना। ये अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करता है उस फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूस वेरिएशन होते रहता है ना। तो इस यही रीज़न है जिसके कारण हम इस डायरेक्ट मेथड का प्रैक्टिकली यूज़ बहुत ही कम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जब ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए हम इस डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसमें स्लाइटली चेंज होते रहता है हमेशा, है ना। जैसा मैंने आप लोगों को क्लास लेक्चर में एक एग्जांपल बताया था आप उससे भी समझ सकते हैं। सपोज आप लोग कोई एफएम रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं तो आप अगर उसको एक फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल लगातार आते रहते हैं, है ना। अगर आपने 98.3 में ट्यून किया तो 98.3 में ही सिग्नल लगातार आप रिसीव करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है वो स्टेबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा है ना। तो लेकिन अगर वो अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करेगा तो आप लोगों को बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो भी ब्रॉडकास्टिंग पर्पस होते हैं उसमें हमेशा हमें स्टेबल फ्रीक्वेंसी की जनरेट होती है। अगर स्टेबल फ्रीक्वेंसी की जनरेट होती है तो इस डायरेक्ट मेथड का यूज़ मैं नहीं कर सकता। तब हम क्या करेंगे, तब हम लोग मूव करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर, है ना। तब हम लोग मूव करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। दिस इनडायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज आर्म स्ट्रॉन्ग मेथड।
This indirect method is known as Armstrong method. Okay, now first term is that why it is known as indirect, है ना? Why it is known as indirect, इसका मतलब ये हुआ कि इसे indirect क्यों कहते हैं, क्यों इसे indirect कहेंगे? इनडायरेक्ट इसीलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो एफएम सिग्नल होता है वो डायरेक्टली मैसेज सिग्नल के चेंज पे डिपेंड नहीं करता। इसमें जो एफएम वेव होता है वो सीधे मैसेज सिग्नल के चेंजेस पे डिपेंड नहीं करता कि मैसेज सिग्नल का जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही हमें एफएम मिल जाए, है ना? इसमें बीच में कुछ कन्वर्जन होते हैं। क्या क्या कन्वर्जन होते हैं? सबसे पहले हम लोग मैसेज सिग्नल को बाय यूजिंग फेस मॉड्यूलेटर जनरेट कर रहे हैं, है ना? फेस मॉड्यूलेटर जब जनरेट कर रहे हैं तो हमें एनबीएफएम सिग्नल मिल रहा है, एंड बाय यूजिंग द सम मल्टीप्लिकेशन टेक्निक वी एक्सपांड दिस एनबीएफएम। ये एक्सपांसन क्या होता है ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग बस ध्यान रखिए अभी यहाँ पे कि जो हमारा एनबीएफएम होता है जब हम इसे एक्सपांड करते हैं देन वी विल गेट द डब्ल्यूबीएफएम। ओके, दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। क्लियर बात सभी को? इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग जो भी हमारा एफएम है या फिर आप इसको डब्ल्यूबीएफएम कह सकते हैं, डायरेक्टली हम डब्ल्यूबीएफएम जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले मैसेज सिग्नल से एनबीएफएम जनरेट करना पड़ेगा, देन बाय यूजिंग सम मल्टीप्लिकेशन एंड बाय यूजिंग सम कन्वर्जन टेक्निक वी विल एक्सपांड द फ्रीक्वेंसी एंड वी विल गेट द डब्ल्यूबीएफएम। समझ में आया? ठीक है। अब जो भी जनरेशन किया जाता है जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, व्हेन वी विल प्रोवाइड द मैसेज सिग्नल टू द जनरेटर सर्किट देन वी विल गेट द एनबीएफएम, है ना? देन वी विल गेट द एनबीएफएम। तो अगर मुझे एफएम ही चाहिए तो मुझे यहाँ पे जनरेटर में एफएम जनरेटर का यूज़ करना चाहिए, है ना? लेकिन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पीएम जनरेटर का, हम यहाँ पे पीएम जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? इसका भी एक रीज़न है। जो भी हमारा एफएम जनरेटर होता है उसमें कुछ नॉन लीनियरिटी प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना? मतलब नॉन लीनियरिटी प्रॉब्लम्स मतलब होता है कि हमें फ्रिक्वेंसी के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, है ना? जो हमारा एफएम जनरेटर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली पीएम जनरेटर का यूज़ करके अपने एफएम सिग्नल को जनरेट करते हैं, है ना? अब अगर हम पीएम जनरेटर का यूज़ करके एफएम को जनरेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने अपने इस यूनिट के पहले या दूसरे टॉपिक में किया था कि हाउ कैन वी जनरेट एफएम सिग्नल बाय यूजिंग पीएम मॉड्यूलेटर, है ना? उसमें मैंने बताया था कि व्हेन वी ऐड द इंटीग्रेटेड सर्किट बिफोर द पीएम जनरेटर देन द मैसेज सिग्नल इज फर्स्ट इंटीग्रेट एंड वी विल गेट द इंटीग्रेशन ऑफ एमटी, एंड व्हेन वी प्रोवाइड द इंटीग्रेशन ऑफ एमटी टू द फेस मॉड्यूलेटर सर्किट देन द आउटपुट सिग्नल विल बी द एफएम सिग्नल। बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ से बेटा मैंने इसको एन बी एफ एम क्यों लिखा है, एक क्वेश्चन आपका ये भी आना चाहिए कि हम इसको एन बी एफ एम क्यों लिख रहे हैं। तो आपको पता है कि एन बी एफ एम मीन्स एनी एफ एम सिग्नल इन विच मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1 इज नोन एज एन बी एफ एम, है ना? तो इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मैं बढ़ा सकता हूँ अगर मैं डेल एफ की वैल्यू बढ़ा दूँ। क्लियर बात है। अगर मैं डेल एफ की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे सीधे सीधे ए एम की वैल्यू में चेंज कर देना चाहिए, तो मुझे ये एन बी एफ एम मिल जाएगा, है ना? तो लेकिन जो हमारा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है एज कम्पेयर टू कैरियर सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है कैरियर सिग्नल से, है ना? इसलिए हमें क्योंकि ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता है इसलिए हमने यहाँ पे एन बी एफ एम लिखा हुआ है। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे बताया था दिस एफएम सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू सम एक्सपांसिव सर्किट एंड बाय यूजिंग दिस एक्सपांसिव सर्किट वी विल गेट द डब्ल्यूबीएफएम। By using expansive, and we will provide the this NBFM circuit signal to the expansive circuit, then we will get the WBFM circuit signal, है ना? तो ये जो एक्सपांसिव सर्किट होता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है ना? ये जो एनबीए जो मैंने यहाँ पे एक्सपांसिव सर्किट बनाया है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा सिर्फ उस नोट्स को देख के आप लोग ये एक्सपांसिव समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड कीजिएगा तभी आप लोगों को ये एक्सपांसिव समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने एक इमेज क्लिप की थी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये इमेज देखिएगा, आप लोग ये इमेज देखिएगा। दिस इमेज इज कंप्लीटली अ एक्सपेंशन सर्किट, दिस इमेज इज कंप्लीटली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपांशन सर्किट। दिस इमेज इज कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम फॉर द एक्सपांशन सर्किट।
है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्सपांसन होता है ना बेटा, एक्सपांसन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर नंबर वन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर नंबर टू, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ये जो हमारा पहला वाला है ना, इसको मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एक्सपा मल्टीप्लायर नंबर वन, इसको हम लोग कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी एक्स मल्टीप्लायर नंबर टू, और दोनों के बीच में मैंने यूज़ किया है फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन सर्किट, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तीन यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किए गए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर नंबर वन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर नंबर टू एंड अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कन्वर्जन, है ना। और फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन में हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑसिलेटर यूज़ किया जा रहा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, एंड बिकॉज वी यूज़ क्रिस्टल ऑसिलेटर हियर, इसीलिए इस मेथड की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं वो स्टेबल फ्रीक्वेंसी होती है। बात सबको समझ में आई, सभी को बात समझ में आई। लेकिन एक ड्रॉबैक होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का, कि क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकता। तो अगर क्रिस्टल ऑसिलेटर बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकता, और अगर हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए आउटपुट में, तब कैसे किया क्या करेंगे, इसी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे दो अलग अलग मल्टीप्लायर्स का यूज़ किया है, हमने यहाँ पे दो अलग अलग मल्टीप्लायर्स का यूज़ किया है। बात सबको समझ में आ रही है, हमने दो मल्टीप्लायर का यूज़ क्यों किया है, हम एक ही मल्टीप्लायर का यूज़ करके भी काम कर सकते थे, है ना। लेकिन हम एक मल्टीप्लायर का यूज़ करके भी एक इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते, और एक मल्टीप्लायर भी फिजिकली फैब्रिकेट करना पॉसिबल नहीं है, एक हायर रेंज के मल्टीप्लायर को फिजिकली इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन क्यों करना होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन इसीलिए करना होगा क्योंकि हमें जो एन बी एफ एम है उसको डब्ल्यू बी एफ एम में कन्वर्ट करना है, मतलब कम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे कम फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली वी नीड टू यूज़ अ मल्टीप्लायर सर्किट। लेकिन मल्टीप्लायर सर्किट इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिकली इस टाइप के मल्टीप्लायर को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे सीधे सीधे दोनों का 64 मल्टीप्लाइड बाई 48 करके मैं एक इंटीजर पा जाऊँ, और मैं बोलूँ कि इतने टाइम्स उसको इंक्रीज़ किया और वी विल गेट द डब्ल्यू बी एफ एम। लेकिन फिजिकली उतनी ज़्यादा रेंज का मल्टीप्लायर जनरेट करना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने मल्टीप्लायर को दो अलग अलग पार्ट में जनरेट किया। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनपुट में क्या है बेटा, इनपुट में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे इनपुट में हमें यहाँ पे मिल रहा है एन बी एफ एम, इनपुट में मुझे क्या मिल रहा है एन बी एफ एम, और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट में मुझे मिल रहा है डब्ल्यू बी एफ एम, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है डब्ल्यू बी एफ एम। अब इसकी वर्किंग प्रॉपरली धीरे धीरे समझिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हम लोग कहाँ से कहाँ तक स्टडी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ इसको सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ दिस एक्सपांसन सर्किट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका इनपुट कितना है और इसका आउटपुट कितना आएगा, उसके बेसिस में हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे बिहेवियर को समझने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिक डेटा लेने होंगे, हमने कुछ कुछ न्यूमेरिक डेटा कंसिडर कर लिया। हमने क्या ले लिया है, कंसिडर किया है कि जो भी हमारा डब्ल्यू बी एफ एम का जो भी हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है, हमें एफ एम सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, वो हमारी है 91.2 मेगा हर्ट्स, 91.2 मेगा हर्ट्स, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ एम की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, एफ एम की रेंज हमारी होती है 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 10 मेगाहर्ट्ज़, है ना। जितने भी आप लोगों को एफएम स्टेशंस मिलेंगे, सभी की फ्रीक्वेंसी रेंज आप लोगों को यही मिलेगी, 88 मेगाहर्ट्ज़ टू 108 मेगाहर्ट्ज़, है ना। तो हमने एक एजम्पशन किया है कि वी नीड अ फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहर्ट्ज़। मैंने एक एजम्पशन किया है कि हमें 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की आउटपुट में ज़रूरत है, और उसमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू हमें चाहिए 76.8, या फिर आप इसको मान लीजिए 75 किलोहर्ट्ज़, है ना। ये दोनों पैरामीटर बहुत ही ज़रूरी होते हैं बेटा, एक होता है डेविएशन और एक होता है हमारी फ्रीक्वेंसी, है ना। हमें आउटपुट में जो भी फ्रीक्वेंसी चाहिए उसकी वैल्यू हमने मान लिया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़, और जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी डेविएशन होना चाहिए उसकी वैल्यू हमने मान लिया है 75 किलोहर्ट्ज़। ये हमें आउटपुट में रिक्वायर्ड है ना। जो हमारा डब्ल्यू बी एफ एम फ्रीक्वेंसी है उसमें हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़, एंड वी नीड फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 75 किलोहर्ट्ज़।
ठीक है। लेकिन जो हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा इनपुट डेविएशन है, इनपुट डेविएशन या जो आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एनबीएफएम का जो डेविएशन है, एनबीएफएम में जो मुझे डेविएशन मिल रहा है वो मेरा है 25 हर्ट्ज। एनबीएफएम में जो मुझे डेविएशन मिल रहा है डेल एफ वो है 25 हर्ट्ज, और एफ सी वन मुझे मिल रहा है 200 किलो हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज। ठीक है। तब हम लोग सीधे सीधे, हमें इसका मतलब क्या हुआ, 200 को कन्वर्ट करना है मुझे 91.2 मेगाहर्ट्ज में, और 25 को मुझे कन्वर्ट करना है 75 किलोहर्ट्ज में। ठीक है। तो आइडियली आप ये सोच सकते हैं कि सीधे सीधे मैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन को देखा, फ्रीक्वेंसी डेविएशन को देखा मैं कि 75 किलोहर्ट्ज है, तो दैट मीन्स 70,000 मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा 25, है ना। तो 75,000 डिवाइड बाई 25, तो हमें कितना मिल गया, 3000 मिल गया। हमें कितना मिल गया, 3000। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं इसको एक ऐसे मल्टीप्लायर सर्किट में प्रोवाइड करूं जिसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो 3000, मतलब वो इनपुट पैरामीटर को 3000 टाइम इंक्रीज कर दें। तो अगर मैं इनपुट पैरामीटर को 3000 टाइम इंक्रीज करूं, तो ये डेविएशन जो 25 हर्ट्स है वो तो मुझे 75 किलो हर्ट्स मिल जाएगा। लेकिन ये जो 200 किलो हर्ट्स है, इसका भी तो 3000 टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा। दैट मीन्स 200 मल्टीप्लाइड बाई 3000 किलो हर्ट्स मुझे मिल जाएगी, है ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, और यहाँ पे 50 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। और इसको मैंने लिख लिया यहाँ पे किलो हर्ट्स। समझ में आया सभी को यहाँ पे मैं क्या कहने जा रहा था। ठीक है। तो आउटपुट में मुझे जो भी सिग्नल मिलेगा वो मुझे कितना मिल गया, आउटपुट में जो भी मुझे सिग्नल मिल गया वो मुझे मिल गया, यहाँ पे 5 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इसको और इंक्रीमेंट कर दिया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, किलोहर्ट्ज, ये 3 0 अगर मैं यहाँ पे ले लिया तो ये मुझे आउटपुट मिल गया 600 मेगा हर्ट्ज। 600 मेगा हर्ट्ज हो गया, क्योंकि मेगा में इक्वल टू 10⁻⁶, तो ये 30 को जब मैं किलो के साथ मर्ज किया तो मैं इसको 600 मेगा हर्ट्ज कह सकता हूँ, कह सकता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 200 हर्ट्स है वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना हो जाएगा, 600 मेगा हर्ट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 मेगा हर्ट्स। और ये 25 किलो हर्ट्स तो मुझे ये मिल जाएगा, 75 किलो हर्ट्स मिल जाएगा जो डेविएशन है। लेकिन जो हमें जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी चाहिए वो तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, इतना तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझ में आई। तो इसलिए भी हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसको एक पार्ट में ना करके दो डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने एक nth लॉ ऑफ कन्वर्जन होता है, जो हम लोग फ्रीक्वेंसी कितनी मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए एक nth लॉ ऑफ कन्वर्जन यूज़ किया जाता है ना। तो बाय यूजिंग nth लॉ ऑफ कन्वर्जन हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है ना। आप लोगों को ये निकालना यहाँ पे देखना जरूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ समझिए। बाय यूजिंग nth लॉ ऑफ कन्वर्जन हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है कि जो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू को हम 64 फिट करते हैं, मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है वो 64 रहे, और सेकंड वाले का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट अगर 48 रहे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये हम लोगों ने nth लॉ ऑफ कन्वर्जन फाइंड आउट किया। बात समझ में आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाली जो भी हमारी एन बी एफ एम सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 200 किलोहर्ट्ज है, इसको मैं 64 मल्टीप्लिकेंट कांस्टेंट वाले मल्टीप्लायर से पास किया। तो जो भी हमारी 200 किलोहर्ट्ज है उसमें 64 टाइम्स इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो जब वो 64 टाइम इंक्रीमेंट आ जाएगा तो मुझे इसके आउटपुट में, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी इस एफ सी की, मुझे मिल जाएगी 12.8 मेगाहर्ट्ज। और ये जो हमारी 25 किलोहर्ट्ज है ना बेटा, ये जो हमारा 25 किलोहर्ट्ज है ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मुझे मिल जाएगा 1.8 किलोहर्ट्ज। बात सबको समझ में आई। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया। क्रिस्टल ऑसिलेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट अ कैरियर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज़ किया। अब इस क्रिस्टल ऑसिलेटर, ध्यान रखिएगा, इस क्रिस्टल ऑसिलेटर कि हमें यहाँ पे इसको ट्यून करना पड़ेगा। किस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखिए, अगर हमने यहाँ पे 64 का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट यूज़ किया और हमें यहाँ पे 48 का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट यूज़ किया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे 91.2 मेगाहर्ट्ज चाहिए आउटपुट में। तो 91.2 मेगाहर्ट्ज में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि मुझे यहाँ पे 91.2 मेगाहर्ट्ज मिल जाए। तो मैं अगर 1.9 मेगाहर्ट्ज में अगर 48 का मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे आउटपुट में 91.2 मेगाहर्ट्ज मिल जाएगा, है ना। तो
इससे इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे एज्यूम की है कि इसके इनपुट में मुझे इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। बात समझ में आई? इस आउटपुट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग मैंने इस मल्टीप्लायर के इनपुट में ये फाइंड आउट किया है कि मुझे यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग मुझे ये भी मिल गया है कि मुझे डेविएशन कितना चाहिए, है ना। ये आप लोग कैसे निकालेंगे? ये आप लोग 91.2 मेगाहर्ट्ज में जब आप लोग 48 का डिवीजन करेंगे तब आप लोगों को ये और ये दोनों पैरामीटर्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, जब आप लोग 91.2 मेगाहर्ट्ज में आप लोग 48 का डिवीजन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 1.9 मेगाहर्ट्ज की आप लोगों को फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एज वेल एज आप लोगों को 1.8 किलोहर्ट्ज आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेविएशन मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन में तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे जो है वही डेविएशन यहाँ पे है, लेकिन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे जो 12.8 था वो अब 1.9 मेगाहर्ट्ज हो गया, है ना। मतलब मुझे क्या है कि मुझे जो भी फ्रीक्वेंसी है, ध्यान दीजिएगा, मुझे जो भी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर द रिडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन यूज़ किया है। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन को हम लोग मिक्सर भी कहते हैं, कुछ बुक्स में इसको मिक्सर भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। तो मिक्सर का क्या काम होता है कि जो भी यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी आ रही है, सपोज मैं इनपुट फ्रीक्वेंसी को एफ कहता हूँ, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ वो कुछ फ्रीक्वेंसी को एड ऑन भी कर सकता है। ये एफ डैश क्या है? ये एफ डैश इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज जनरेटेड बाय क्रिस्टल ऑसिलेटर, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये इस फ्रीक्वेंसी को ऐड भी कर सकता है, एज वेल एज इस फ्रीक्वेंसी के साथ वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ वो इस फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है ना, अकॉर्डिंग टू आउटपुट रिक्वायरमेंट। लेकिन हमें तो आउटपुट में कम चाहिए, हमारा इनपुट ज़्यादा है और हमें आउटपुट में कम चाहिए, तो सीधी सी बात है मैं इस टर्म को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं इसको एक ऐसे बैंड पास फिल्टर से पास करूंगा जो हायर साइड बैंड को अपर साइड बैंड को एलिमिनेट कर दे, सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड बैंड मिले। ठीक है, तो अगर 12.8 से मुझे 1.9 चाहिए तो मुझे अपने क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को किस में ट्यून करना पड़ेगा बेटा? मुझे अपने क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को 10.9 मेगाहर्ट्ज में ट्यून करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो जब हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को 10.9 मेगाहर्ट्ज में ट्यून करते हैं, जैसे ही 10.9 मेगाहर्ट्ज में ट्यून करूंगा तो मुझे सीधे सीधे जो भी मुझे आउटपुट रिक्वायरमेंट है मुझे पूरी की पूरी मिल जाएगी। बात सबको समझ में आया? ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखनी है। बाय यूजिंग nth लॉ ऑफ कन्वर्जन से हम सीधे सीधे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिकली एक ही बार में हम मल्टीप्लाई करके आउटपुट फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हाई रेंज का मल्टीप्लायर बनाना पॉसिबल नहीं, है ना। तो बाय यूजिंग nth लॉ ऑफ कन्वर्जन हम लोगों ने जो भी दो फ्रीक्वेंसी थी, हम लोगों ने जो भी फ्रीक्वेंसी थी उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया। एक एक फर्स्ट का मल्टीप्लायर कांस्टेंट 64 हुआ और सेकंड का मल्टीप्लायर कांस्टेंट हुआ 48। ठीक है, तो जो भी हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसको हमने 64 टाइम्स इंक्रीज किया तो मुझे ये मिला, और जब हमने उसे फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन किया तो मुझे फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन किया तो ये मिला। ठीक है, अच्छा, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बात पूछी जाती है जो हमें ध्यान रखना है। जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर अगर n टाइम्स फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा है तो वो जो फ्रीक्वेंसी एफ सी है, जो फ्रीक्वेंसी इनपुट एफ सी है, वो आउटपुट में एन एफ सी हो जाती है, क्योंकि वो एन टाइम इंक्रीज कर रहा है। जो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन इनपुट में डेल एफ है, वो हमारा आउटपुट में हो जाता है एन इंटू डेल एफ, वो हमारा आउटपुट में क्या हो जाता है? एन इंटू डेल एफ, है ना। मतलब अगर यहाँ पे 5 है, 5 किलो हर्ट्स है तो वो n इंटू 5 किलो हर्ट्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 75 मेगा हर्ट्स है तो ये n इंटू 75 मेगा हर्ट्स हो जाएगा। ये कौन काम करता है? ये हमारा मल्टीप्लायर का काम है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर होता है ना बेटा, ये अगर ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अगर यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज़ किया है तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी में ही वो चेंजेस करता है ना। जो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो हमारा डेल एफ होगा उसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन 75 किलोहर्ट्ज है, हमारा फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के इनपुट में तो आउटपुट में भी हमारा डेल एफ ही होगा, है ना। ये दो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर एडिंग सम मल्टीप्लिकेंट कांस्टेंट विद द फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन इस डेल एफ के साथ फ्रीक्वेंसी डेविएशन के साथ कोई भी अदर एक्टिविटीज नहीं करता। ठीक है, तो आई होप ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार समझिएगा। ठीक है, अभी इसके जो भी नोट्स हैं एक बार हम लोग वो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो भी नोट्स हैं एक बार हम लोग उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
बस के जो नोट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जाता है कि एक्सप्लेन द इनडायरेक्ट मेथड और एक्सप्लेन आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, है ना, ये आप लोगों को मेंशन किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि इसको डायरेक्टली एक ही बार में तो जनरेट किया नहीं जा सकता, है ना, इसको डायरेक्ट एक ही बार में तो जनरेट किया नहीं जा सकता। इसको कैसे जनरेट करते हैं? इसको जनरेट करने के लिए पहले मुझे एन जनरेट करना होता है, और एन के साथ एक्सपांसन सर्किट का यूज़ करके हमें डब्ल्यू को जनरेट करते हैं। तो ये जो पहला डायग्राम है ना बेटा, ये जो हमारा पहला डायग्राम है, ये हमारा एन का जनरेशन है ना। इसके आउटपुट में आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एन मिल रहा है। क्लियर बात है, ठीक है। अब ये वाला जो नीचे जो डायग्राम है, ये पूरा इनडायरेक्ट मेथड का ब्लॉक डायग्राम है ना। तो ये एन हमें आउटपुट में कहाँ पे मिल रहा है बेटा? यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेथड के, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी हमारा कन्वर्जन है, इसका ब्लॉक डायग्राम ये रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो जो भी हमारी एन होती है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लिख दिया गया है ना। इसको आप लोग, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक मल्टीप्लायर तो होता नहीं है ना, तो आप लोग इसकी जगह एक्सपांसन सर्किट भी कह सकते हैं, इसकी जगह आप लोग एक्सपांसन भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार बुक्स में डायरेक्टली इसको एक ही बार में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है एक ही बार में मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है। तो जितनी भी एन में जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, व्हेन वी एक्सपांड दिस फ्रीक्वेंसी, देन वी विल गेट द डब्ल्यू कहीं भी लिखा होगा, दैट इज द डब्ल्यू, ठीक है। तो ये दोनों ब्लॉक्स को मिला के ये हमारा डब्ल्यू का ब्लॉक है, ये हमारा पूरा इनडायरेक्ट मेथड का ब्लॉक डायग्राम है। और जो ऊपर जो डायग्राम मेंशन किया गया है, वो सिर्फ एन कैसे जनरेट होता है उसका ब्लॉक डायग्राम है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा एन होता है उसको जनरेट किया है बाय यूजिंग पीएम मॉड्यूलेटर, है ना। तो पीएम मॉड्यूलेटर के इनपुट में हमें एक इंटीग्रेटर का यूज़ करना होता है, जिसके इनपुट मैसेज फ्रीक्वेंसी है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो हमारा अंदर है पीएम मॉड्यूलेटर, जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। सो व्हेन वी प्रोवाइड द इनपुट in the PM modulator by using integrator, then we will get the FM signal in the output side of the PM modulator, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के ये हमारा कंप्लीट डब्ल्यू का ब्लॉक डायग्राम, इनडायरेक्ट मेथड का ब्लॉक डायग्राम है। और ये हमारे इस एन कैसे जनरेट किया जाता है उसके लिए ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो ये सब थियोरटिकल पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। तो फिर और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इनडायरेक्ट मेथड से, है ना। तो जो भी हमारे ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन होते हैं बेटा, हर जगह हम लोग इसी इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं, है ना। अब इसमें जो भी थ्योरी दी गई है कि हम इसमें मिक्सर यूज़ करते हैं, मिक्सर क्या है यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लायर और मिक्सर मेंशन कर दिया गया। मिक्सर क्या है? मिक्सर इज नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, है ना। एनी मिक्सर कैन बी जनरेट द फ्रीक्वेंसी एफ प्लस एफ डैश एंड एफ माइनस एफ डैश। ये एफ प्लस एफ डैश भी जनरेट कर सकता है, ये एफ माइनस एफ डैश भी जनरेट कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें जो चाहिए हम उसको पास होने देंगे, और जो नेक्स्ट वाला है उसको ब्लॉक कर देंगे, है ना। सपोज मुझे आउटपुट में फ्रीक्वेंसी कम चाहिए तो मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो इसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एक बैंड पास फिल्टर यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम लोग ब्लॉक कर देंगे। सभी को समझ में आया? ठीक है। अब अगर मैं कुछ मैथमेटिकल एक्सपांसन के थ्रू देखना है तो आप लोग इसको मैथमेटिकल एक्सपांसन के थ्रू देख लीजिए कि ये जो हमारा एन का जो इक्वेशन होता है, एफ का जो भी इक्वेशन होता है, उसका ये वाला इक्वेशन हमने मेंशन कर दिया। हियर द वैल्यू ऑफ बीटा इज लेस देन 1, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एफ इज नोन एज एन। अगर यहाँ पे बीटा की वैल्यू, बीटा क्या होता है बेटा? यहाँ पे जब हम लोग ये है बीटा, यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, यहाँ पे मेंशन किया गया बीटा। अगर ये बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम इसको एन कहेंगे, ग्रेटर देन 1 है तो इसको डब्ल्यू कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से ये सब चीज़ें नोट कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डब्ल्यू कैसे जनरेट होता है, एन तक तो ऊपर हम लोग देख लिए थे। तो जब हम लोग एन किस में प्रोवाइड करेंगे? सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लायर में प्रोवाइड करेंगे। मल्टीप्लायर के बाद हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में, है ना। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन के बाद हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे दूसरे मल्टीप्लायर में, और दूसरे मल्टीप्लायर के बाद हम उसको एक प्रॉपर फिल्टर से पास करेंगे तो हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आप लोगों को बताया है आप लोग उसी का यूज़ करेंगे इसको। ये जो हम थियोरेटिकल पोर्शन है, इसको सिर्फ आप लोग अपने नोट्स के पर्पज़ से यहाँ पे नोट कर सकते हैं, नोट के पर्पज़ से आप लोग इसको देख सकते हैं,
है ना। यहाँ पे देखो नॉन लीनियर डिवाइस का यूज़ किया गया है, यही हमारी नॉन लीनियरिटी ऐड करती है। नॉन लीनियर डिवाइस मतलब क्या होता है? नॉन लीनियर डिवाइस मतलब ये होता है कि अगर मैं एक्सेस को इनपुट बोलूँ और वाई एक्सेस को आउटपुट बोलूँ, तो अगर इनपुट के चेंजेस पे इनपुट का चेंज और आउटपुट का चेंज अगर दोनों में एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो मैं इसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग डायोड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नॉन लीनियर डिवाइस है उसका इक्वेशन दिया गया है। बाकी जो मैंने आप लोगों को अभी थियोरेटिकल पर्पस में आगे समझाया है आप लोग उस वैसे ही ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये जो भी नोट्स हैं सिर्फ नोट्स को आप लोग अपने थियोरेटिकली एक्सप्रेशन वगैरह के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को जितना भी पोर्शन मैंने समझाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। ठीक है। ये बहुत ही स्टेबल फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं हमेशा। ठीक। सो ठीक है, फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग कुछ डिमॉड्यूलेशन के टॉपिक, डिटेक्शन के टॉपिक देखते हैं। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।